को देखा कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर, उसमें हमारी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब ने कंबाइन होकर CO2 बनाया, H2 जो वेपर फॉर्म में था, और आपका CH4 बनाया, सी जो फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारा बना था। फिर उसके बाद हमारा इसी से ही धीरे धीरे क्या हुआ, ये यूवी रेज की प्रेजेंस में स्प्लिट होने लग गया हमारा वाटर, स्प्लिट होके वहीं से हमारी ओजोन बन गई थी। ओजोन ने क्या किया, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को कवर अप कर लिया, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर अब हाई होगा या लो होगा? लो होगा। अर्थ का टेम्परेचर लो होने लगा। जैसे अर्थ का टेम्परेचर लो होने लगा, वाटर वेपर से कंडेंस होने लगे, वो कंडेंस होके रेन की फॉर्म में आपके जितने भी वाटर बॉडीज हैं, आपके ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सब धीरे धीरे फिलअप होने स्टार्ट हो गए। ऐसे बना। अब जैसे ही आपका वो वाटर है, उस वाटर के अंदर आपका एयर में, आपके एटमॉस्फेयर में जो CH4 था, जितने भी कार्बन थे, वो सब वाटर के थ्रू आपके किसके अंदर आ गए? वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज के अंदर आ गए रेन के थ्रू। तो इसका मतलब हमने वाटर बॉडीज को हम लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया क्या? हॉट डाइल्यूट सूप। ऐसे ही बोला था ना, हॉट डाइल्यूट सूप उसका। एंड इस ये पता है ये कहाँ से, ये एक्चुअली में ये जो थ्योरी बनाई गई, बिकॉज मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी समझाया था कि उस टाइम पे कोई भी विजुअल प्रेजेंट नहीं था, ये जितनी भी चीजें हैं सब एज्यूम की हुई है। और इसको एज्यूम कहाँ से किया गया? इसको एज्यूम ऐसे किया गया, हम लोगों की बॉडी के अंदर सबसे मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है? वाटर। वाटर पाया जाता है। तो इसलिए उस टाइम पे ये बोला गया कि वाटर के अंदर ही सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने स्टार्ट हुए थे। उसी वाटर के अंदर, हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइफ जो डेवलप हुई थी, वो सबसे पहले वाटर के अंदर हुई थी। इसी से, और ये कंसेप्ट कहाँ से है? बिकॉज हम लोगों की बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। गुड इवनिंग कुमकुम। तो यहाँ से हम लोगों को ये सारे कंसेप्ट समझ में आए। फिर वाटर के अंदर धीरे धीरे हमारे प्रोटोबायोन्स बनने स्टार्ट हो गए, प्रोटोसेल्स जिनको हमने बोला, याद है प्रोटोबायोन्स पढ़ा होगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने सबने क्या करा, उन्होंने आपके मोनोमर्स बनाने स्टार्ट किए, मोनोमर्स लाइक अमाइनो एसिड्स बनाने स्टार्ट कर दिए, शुगर बनाने शुरू कर दिए, पॉलीसेक्राइड्स बनने लग गए। फिर उन्होंने ही कंबाइन होके पॉलीमर्स बना लिए, अमाइनो एसिड्स ने प्रोटीन बना लिया, न्यूक्लिक एसिड्स बन गए। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमारी डेवलप होने लग गई थी। ये सब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यस मैम, पढ़ा है जो आपने यस मैम। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे यही स्ट्रक्चर एक प्रोकैरियोट्स में डेवलप हो गई थी, हुई थी प्रोकैरियोट्स में डेवलप। फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर से क्या हुआ था हमारा, उसके बाद कीमो हेट्रोट्रॉप्स आए थे, फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स आए थे, फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स आए थे। पहले वो फोटो ऑटोट्रॉप्स आए थे जो H2S गैस को यूज कर रहे थे, फिर उसके बाद वो फोटो ऑटोट्रॉप्स आए थे जो धीरे धीरे H2O को कंज्यूम करने लग गए थे। वहीं से हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आने लगी, जब हमारे पास वो फोटो ऑटोट्रॉप्स आए जो H2O को यूज करते थे, वाटर का यूज करने, मतलब वाटर को स्प्लिट कराते थे। तो वहां से एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन आनी स्टार्ट हुई थी। ये थ्योरी क्लियर है? फिर इस चीज को, मतलब ये एक्चुअली में जो पूरा assumptions दिया, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे कौन से साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंट कौन सा था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया था, वाटर यूज में पूरा एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स को बना के दिखाया गया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट? एसएल मिलर। एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट आपका किया गया था। तो इसके थ्रू ये जितना भी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया, इन सब को एक्सप्लेन किया गया था कि एक्चुअली में ये सारी चीजें ऐसी ही डेवलप हुई थी। तो यहाँ तक तो थ्योरी थी हमारी जो एजम्पशंस के बेसिस पे चल रही थी, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज हम लोगों को बता दिया। अब बात आती है कि ये जो एक्चुअली में बोल रहे हैं कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, केमिकल इवोल्यूशन का मतलब होता है जो केमिकल कंपाउंड्स बने, फिर उन केमिकल कंपाउंड से लिविंग सेल्स बनने स्टार्ट हुए, जैसे प्रोकैरियोट्स बने, फिर प्रोकैरियोट से धीरे धीरे यूकैरियोट्स बने। तो इसको बोलता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। पहले हुआ केमिकल इवोल्यूशन, सेकंड टाइम पे हुआ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब इससे पूछ रहे हैं कि इसका एविडेंसेस हम लोगों के पास क्या है? एविडेंसेस समझते हैं ना कि आखिरकार हमारे पास ऐसे कौन से प्रूफ हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि पहले ऐसे केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, फिर धीरे धीरे आपका फिजिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, या इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स पहले टाइप में एग्जिस्ट करते थे। इन सब चीजों को प्रूफ जो लोगों ने मांगा, वो प्रूफ इन फॉर्म में दिया गया। तो प्रूफ बच्चों 4 टाइप से दिया गया। अब देखो, सपोज करो कोई एक इंडिविजुअल है जो सिर्फ और सिर्फ फोसिल्स के बारे में पढ़ रहा है, तो वो जितने भी वो प्रूफ्स देगा फोसिल्स के देगा। कोई एक इंडिविजुअल है जो एनाटॉमी के बारे में पढ़ता है, सिर्फ एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सारे के सारे जितने भी आपने प्रूफ दे वो इंटरनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देगा। सपोज कोई इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजी को पढ़ रहा है,
होता है ना, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स, अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट होते हैं। जैसे कि आप लोगों को भी होगा, आप लोगों को बायोलॉजी में क्या होगा, किसी किसी इंडिविजुअल को माइक्रोबायोलॉजी पसंद होगी, किसी किसी स्टूडेंट को ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, किसी को प्लांट फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, किसी को एनाटॉमी में इंटरेस्ट होगा। तो अगर मैं आप लोगों से कोई पॉइंट्स मांगूंगी तो आप अपने पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग देंगे ना मेरे को। यस मैम। एनाटॉमी वाला ऐसे देंगे और जो मॉर्फोलॉजी वाले मॉर्फोलॉजी वाले फॉर्म्स में देंगे। तो ऐसे ही साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने टाइप से, मतलब जो जो उनका बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड से रिलेटेड हम लोगों को एविडेंसेस देने स्टार्ट कर दिए। पहला एविडेंसेस हम लोगों को दिया इन्होंने फोसिल्स की फॉर्म में। फोसिल्स क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद वो जिस स्टोन के ऊपर या जिस एरिया में रहता है ना, मतलब उसकी डेड बॉडी रहती है, उसके कुछ रिमेन्स बन जाते हैं वहां पे, उनको बोलते हैं हम आपके फोसिल्स। फोसिल्स किन किन टाइप की रॉक्स पे बन सकते हैं? 3 टाइप की रॉक्स पे आपके फोसिल्स बन सकते हैं। पहली होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, सेकंड मेटामॉर्फिक रॉक, और थर्ड होती है आपकी, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में, मतलब जो सबसे अच्छे फोसिल्स की हम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। अगर कोई आपके सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर फोसिल है तो उसकी स्टडी आप बहुत इजी वे में कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ना कुछ लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स के बेसिस पे आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो कि ये जो फोसिल है कितने साल पुराना है। लेयर्स बनती चली जाती है वहां पे ईयर के टाइम, मतलब जितना जितना टाइम स्पेंड होता चला जाएगा ऐसे ही वहां पे सेडिमेंट्स बनते चले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहीं पे यही आता है कि अगर आपको फोसिल्स की स्टडी करनी है तो फोसिल्स की स्टडी के लिए बेस्ट रॉक कौन सी होगी? तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? सेडिमेंट्री रॉक। इसके अलावा रॉक्स आपकी 3 टाइप से और हो सकती है। कैसी रॉक्स हो सकती हैं 3 टाइप से? मैं आपका यहाँ पे लिख देती हूँ। पहली होती है हमारी अनएल्टर्ड रॉक, एक होती है हमारी मोल्ड रॉक, या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपकी फोसिल्स है, मतलब रॉक्स के ऊपर पाए जाने वाले फोसिल्स, उन फोसिल्स की आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताया हुआ है। एक हो गया आपका कास्ट और एक हो गया आपका मिनरलाइजेशन। ये 4 टाइप के आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। अब अनएल्टर्ड का मतलब क्या है? अनएल्टर्ड का मतलब ये है कि सपोज करो आपकी आज से 10 मिलियन साल पहले एक फोसिल मिला, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म होगा, उस ऑर्गेनिज्म का फोसिल वहां पे डेवलप हुआ और आपको फोसिल आज मिला। तो जब उसका फोसिल डेवलप होना स्टार्ट हुआ होगा तो जैसा फोसिल उसका बना होगा 10 मिलियन साल पहले, वो आज भी एग्जैक्टली सेम है। ऐसे फोसिल्स को हम बोलते हैं अनएल्टर्ड फोसिल, जो कितना भी टाइम स्पेंड हो जाए उस फोसिल की शेप में, उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर फोसिल्स की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, तो हम उसको मोल्ड फोसिल बोल सकते हैं। कास्ट का मतलब ये होता है कि आपका किसी रॉक के ऊपर फोसिल बना है, लेकिन उस फोसिल के ऊपर कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कास्टेशन हो चुका है। कैस्टेशन मतलब हो गया कुछ चीज एक्यूमुलेट हो जाना। फोसिल बना रॉक के ऊपर, उस रॉक के ऊपर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आके डिपॉजिट हो गए, दिस इज नॉन एज कैस्ट। मिनरलाइजेशन का मतलब समझते हो कि आपका जो फोसिल है उस फोसिल के ऊपर अगेन सेम ये भी यही है, कास्ट के ऊपर भी क्या है कि आपका डिपोजिशन हो जाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। दोनों केसेस में क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है अब इनमें? डिफरेंस इनके अंदर ये है कि कास्ट के अंदर आपके वो फोसिल्स होंगे जिनकी शेप में भी चेंज आ चुका है और इनके ऊपर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी डिपॉजिट हो चुका है। 4 टाइप के फोसिल्स आपको मिल सकते हैं। एक तो अनअल्टर्ड, जो 10 मिलियन साल पहले भी जैसे थे आज भी ऐसे हैं। एक ऐसे फोसिल्स आपको मिल सकते हैं जिनकी शेप में चेंज हो गया। कुछ फोसिल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन फोसिल्स की शेप भी चेंज हुई है और उनके ऊपर कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी एक्यूमुलेट हो चुका है। कुछ फोसिल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुआ है। समझ में आया चारों के चारों टाइप फोसिल्स के? किस किस टाइप के फोसिल्स हम लोगों को मिले हैं? यस मैम। चलो, अब नेक्स्ट आता है बच्चों कि अगर आपको कोई फोसिल मिला है तो उस फोसिल की आप एज कैसे पता करोगे कि कितने साल पुराना आपका ये फोसिल है? तो उसकी पहली टेक्निक होती है रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग में क्या होता है, आप एक किसी भी फोसिल की एज पता कर सकते हो। कैसे एज पता करोगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझते हो क्या होता है?
जो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता है, कुछ ना कुछ रेडिएशन वो अपने अंदर से निकालते रहते हैं, या फिर कंपोनेंट का कुछ पार्ट को लूज कर देता है। अभी सपोज करो आपका कोई फॉसिल है, ठीक है, उस फॉसिल में क्या होगा आपका, उसकी अमाउंट थी स्टार्टिंग में 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम के बाद क्या हुआ आपका, ऐसे समझो कि एक टाइम पीरियड के बाद वो 1000 से 500 ग्राम रह गया। तो इस टाइम पीरियड को मैं क्या बोलूंगी कि वो 1000 से 500 ग्राम रह चुका है। मैं इसको हाफ लाइफ बोलूंगी ना, यस मैम, हाफ हो चुकी है, तो इसको हम बोलेंगे इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है। फिर 1000 से 500 से बच जाता है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम में आप इसको बोल सकते हैं कि इसकी सेकेंड हाफ लाइफ है। यस मैम, है ना। तो इस बेसिस पे हम लोग किसी भी फॉसिल की एज को पता कर सकते हैं कि उस एज का अमाउंट आपको कितना मिल रहा है, उस एज का अमाउंट एग्जैक्टली आपको हाफ मिल रहा है, उसका 1/3 मिल रहा है, उस बेसिस पे आप इसको पता कर सकते हैं। इसको पता करने के दो तरीके होते हैं, कार्बन डेटिंग या फिर आपका यूरेनियम। सिर्फ नाम याद रखना, बाकी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कार्बन डेटिंग में क्या होता है ऐसे समझ लो, जैसे कि कार्बन होता है 14, कार्बन 14 जैसे कि कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है नाइट्रोजन 14। अब जितने भी फॉसिल्स होता है, फॉसिल्स जैसे कि आप समझो कोई बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स की तो फॉसिल्स मिलते हैं ना जनरली, या फिर उसके इंप्रेशंस मिलते हैं, या तो बॉन्ड्स मिलेंगे या उसके इंप्रेशंस मिलेंगे। तो अगर हमें कहीं से बॉन्ड्स मिल रहे हैं, बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, नहीं होता कैल्शियम, उसके साथ साथ उसके अंदर कार्बन कंपाउंड भी होता है। तो अब अगर आपको कार्बन किस फॉर्म में मिल रहा है, नाइट्रोजन की फॉर्म में मिल रहा है, जितना भी उसका कार्बन था अगर वो नाइट्रोजन फॉर्म में मिल रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि इस जो भी आपको फॉसिल मिला है, बॉन्ड मिली है, उसकी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, मतलब कार्बन से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है। अब कार्बन से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए उसको लगते हैं 5760 ईयर, 5760 ईयर्स। इट मीन्स इतना पुराना तो एग्जैक्टली हमारा ये है ही जो हमें बॉन्ड्स मिली हैं। इसके साथ साथ यूरेनियम में भी यही करते हैं, यूरेनियम होता है U-238, इसको पीबी मतलब होता है लेड, लेड में कन्वर्ट होने में लग जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। इस बेसिस पे भी आप किसी भी फॉसिल की एज पता कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि किसी भी फॉसिल्स की एज पता करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। रेडियो एक्टिव डेटिंग, उसमें दो, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग, या फिर आज के टाइम में इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस को भी यूज किया जाता है। ये ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे एग्जैक्टली ये टेक्निक होती क्या है, सिर्फ नाम याद रखना सफिशिएंट है। यहाँ तक क्लियर। रॉक्स हमें याद रखनी है, सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर सबसे ज्यादा पाया जाएगा। फॉसिल की एज पता करने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक का हम लोग यूज करेंगे। ये आप लोगों को मैंने समझा दिया, अनअल्टर्ड फॉसिल्स, पेट्रिफाइड, मोल्ड एंड कास्ट। ये रहा आपका फॉसिल, जैसे कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म था, इस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल आपको ऐसे देखो, इंप्रेशंस मिल रहा है ना इसके रॉक्स के ऊपर सिर्फ, इनको बोलते हैं हम आपके फॉसिल्स। अब एक बार एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है, evidences that evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from many quarters. Fossils are remains of hard parts of life forms found in rock. सिर्फ फॉसिल की से डेफिनेशन आप लोग हाईलाइट करना। एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठे हुए हैं नहीं? यस मैम, यस मैम, यस मैम। करो उसमें फॉसिल की डेफिनेशन। Fossils क्या होता है, rocks form sediment and a cross section of earth crust indicate the arrangement of sediment। ये यहाँ पे आपको जो दिखाया हुआ ना सेडिमेंट्स बना लेता है, ये आपको बताया हुआ सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक हम इसको बोलते हैं। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट। अब ये इस लाइन में क्या लिख रहे हैं, ये आपको ऐसे बता रहे हैं जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक में मैंने आपको बोला ऐसे डिफरेंट लेयर्स होती हैं, अलग अलग सेडिमेंट्स होते हैं। तो इनकी जो सेडिमेंट्स बनते हैं ना, ये आपकी अलग अलग टाइम पीरियड पे बनते हैं। सपोज करो एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि इसकी जो फर्स्ट, सबसे पहले आपका बनता है पहला सेगमेंट, फर्स्ट सेडिमेंट। फिर इसका जो सेकेंड सेडिमेंट है, जैसे फर्स्ट सेडिमेंट पूरा डेवलप हो गया, इसके 10 इयर्स के बाद इसका सेकेंड सेडिमेंट बनना स्टार्ट होगा। फिर अगेन 15 ईयर के बाद इसका थर्ड सेडिमेंट बनेगा, मतलब थर्ड लेयर इसके ऊपर बनेगी।
फिर इसकी 4th लेयर बनेगी, फिर 5th लेयर बनेगी। अब सपोज करो, बहुत नॉर्मल सी वे में आप लोगों को समझना है, कोई एक ऑर्गेनिज्म डाई हुआ आज से 3 साल पहले, 3 ईयर नहीं, आप इसको ऐसे समझो 30 ईयर आप इसको ले लो, आज से 30 ईयर पहले कोई ऑर्गेनिज्म डाई हुआ, तो सपोज करो ऑर्गेनिज्म आपको फर्स्ट सेडिमेंट में मिल रहा है, फर्स्ट लेयर में मिलने वाला ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर 4th लेयर, फिर 5th लेयर। या आप ऐसे समझो, देखो जब हम लोग अपने जो अलमीरा होती है, अलमीरा के अंदर हम अपने कपड़े अरेंज करते हैं, तो अलमीरा के अंदर जो सबसे पहले आपने खरीदे होंगे वो सबसे नीचे रखोगे, नहीं रखोगे? फिर जो जो नए आते जाएंगे उनके ऊपर रखोगे ना उन सबको, Yes, ma'am. अरेंज करते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होता है। तो जो फर्स्ट लेयर है इसकी, जो सबसे नीचे वाली है वो सबसे पुरानी, तो उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो एज होगी वो सबसे ज्यादा होगी ना। जैसे आपने अपनी अलमीरा में नए नए कपड़े लाके रखोगे, तो जो सबसे नीचे वाला वो उतना ही ज्यादा पुराना होता चला जाएगा जितना उसके ऊपर नए आते चले जाएंगे। सेम कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ पे है। जैसी फर्स्ट लेयर है तो फर्स्ट लेयर में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उसकी एज सबसे ज्यादा होगी, सेकेंड फॉसिल जो पाए जाएंगे उसकी, क्योंकि फर्स्ट लेयर बनी है ना, बन के फिर उसके बाद सेकेंड लेयर बनी, तब कोई ऑर्गेनिज्म डेथ हुई, तो डेथ होने के बाद वो यहाँ पे जाके ब्यूरिड हो जाएगा सेकेंड लेयर में, फिर उसके ऊपर थर्ड लेयर बन गई, फिर कोई ऑर्गेनिज्म डाई हुआ तो थर्ड लेयर में उसके फॉसिल्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि इस सेडिमेंट्री रॉक में जिस लेयर में आपका फॉसिल पाया जाता है ना, उस लेयर के अकॉर्डिंग हम पता लगा देते हैं कि इसकी एज एग्जैक्टली हो क्या सकती है। जैसे आप लोगों की अलमीरा में कोई इन बिटवीन, मतलब आप लोगों ने ऐसे 5 शर्ट्स अरेंज की हुई हैं, तो 5 शर्ट में से जो 3rd नंबर वाली शर्ट है वो आप आइडिया लगा सकते हो ना कि 3rd शर्ट आपने कब खरीदी होगी, ना तो ज्यादा पुरानी होगी ना ज्यादा नई होगी, बीच के टाइम पीरियड में खरीदी होगी। ऐसे एग्जैक्टली यहाँ पे फॉसिल्स में पता लगा सकता है। तो वही इन लोगों ने ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुआ है। आए यहाँ पे समझ में? तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर, अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स में जो आप फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हो वो आपको बताएगा उसका जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट, किस जियोलॉजिकल पीरियड में वो एग्जिस्ट करते होंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 10 या 15 ईयर बताया, लेकिन जो सेडिमेंट की जो लेयर्स बनती है मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स में होती है। क्लियर हो रहा है सेडिमेंट्री वाला कंसेप्ट? Yes, ma'am. Okay, so the study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time period. New forms of life have arisen at different times in the history of Earth and this is known as paleontological evidences. So paleontological evidences में कौन से evidences आएंगे? सारे हमारे fossils वाले evidences आएंगे। इतनी चीजें आप लोगों को fossils में याद रखनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एविडेंस आता है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, कि एग्जैक्टली एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियो के बेसिस पे कोई एक, सपोज करो हमारे पास कोई एक स्टूडेंट है, उससे मैंने पूछा कि आप बताओ कि इवोल्यूशन एग्जैक्टली जो आपने अभी बताया कि इवोल्यूशन ऐसे ऐसे हो रहा है, पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, आज के टाइम में जितने ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितनी टाइप की स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, आप इसके बेसिस पे कैसे बोलोगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है? अब वो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहा है तो एम्ब्रियोलॉजी की फॉर्म में बताएगा, मेरे को बताएगा ना। तो ऐसे ही कोई एक इंडिविजुअल था जिसने एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे बताया, उसने ये बोला था कि जितने भी आज के टाइम में स्पीसीज हैं उन सबको अगर हम एम्ब्रियो स्टेज पे देखें तो सबके सब में सेम फीचर्स हैं। आप डॉग को ले लो, कैट को ले लो, ह्यूमंस को ले लो, टाइगर को ले लो, इन सब का एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर आप बना लो तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम देगी। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में सभी इंडिविजुअल्स के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे अगर हम उनको एम्ब्रियो में देखा तो सेम है, लेकिन एडल्ट्स में अगर हम उसको देखेंगे तो एडल्ट्स में सब अलग अलग दिखता है। क्या कैट और डॉग हो गया, टाइगर हो गया, सेम दिखता है सबके सब? No, ma'am. नहीं दिखते ना सेम, नहीं दिखते No, ma'am. सेम। तो यही हमारा कंसेप्ट था एम्ब्रियोलॉजिकल, इसलिए हमने इसको मतलब ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया था। किसने इसको प्रपोज किया था आपको वो याद रखना है, अर्नेस्ट हेकल ने इसको प्रपोज किया था और फिर इसको डिसअप्रूव कर दिया गया था बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर।
ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इन्होंने सिर्फ क्या बोला था कि एम्ब्रियो सबका सेम होता है, और एम्ब्रियो से फिर जो एडल्ट बनते हैं, एम्ब्रियो से एडल्ट बनते हैं, वो बिल्कुल सेम नहीं होते। मतलब अगर आप देखेंगे कैट का और डॉग का एम्ब्रियो सेम हो सकता है, लेकिन जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ डिफरेंस हो रही है। उनकी बोन्स में भी डिफरेंस आ रहा है, एनाटॉमी में भी डिफरेंस आ रहा है, उनकी मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंस आ रहा है। फिर इसके बाद लेके आया गए हमारे इसको, जो हमें एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कैसे कैसे हमारे इवोल्यूशन के हम एविडेंसेस दे सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया हुआ है कि इन सब के अंदर आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में सब सेम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये आपका एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिश का देखो कैसे कन्वर्ट हो गए, तो सब के अंदर चेंजेस आ गए। ये था हमारा कंसेप्ट यहाँ पे इवोल्यूशन वाला। फिर इसके बाद आता है हमारा एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को बहुत सिंपलेस्ट वे में बच्चों आप लोगों को समझना है। एक होता है हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स और एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इवोल्यूशन में यही से आता है। ऑर्गन्स को आपको, मतलब आप लोगों को दो टाइप के ऑर्गन्स दे देंगे, उनको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये होमोलोगस है या फिर ये एनालोगस है। होमोलोगस का मतलब क्या होता है और एनालोगस का मतलब क्या होता है, एक डिफरेंस बना के आप लिखो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम सेम। तो यहाँ पे सेम क्या होगा? सेम होगी इन एनाटॉमी। सेम एनाटॉमी मतलब सेम होंगे स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट क्या होगा फिर इनका? फंक्शन डिफरेंट होंगे इनके फंक्शंस। और इसका जस्ट अपोजिट लिख दो यहाँ पे। एना का मतलब होता है डिफरेंट, तो यहाँ पे होंगे डिफरेंट, तो होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर, तो सेम क्या हो जाएगा यहाँ पे? फंक्शन सेम हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे एनालोगस ऑर्गन्स और होमोलोगस ऑर्गन्स। अब होमोलोगस ऑर्गन किस टाइप का इवोल्यूशन हमें एक्सप्लेन करके देता है? मैम डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट। और एनालोगस? कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट। अभी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? डाइवर्ज हो जाना, डाइवर्ज का मतलब होता है ना किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, फैल जाना अलग अलग एरियाज में। यस अब मैम। देखो, इसको समझने का एक सिंपलेस्ट तरीका आप ऐसे समझ सकते हो। आप जितने भी सारे के सारे निकले हो, Yes, सबके सब दिल्ली से हो, यस है ना? सबके सब दिल्ली से, सारे स्टूडेंट। अब आप सब लोग दिल्ली से हो, तो आप सब लोगों का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है दिल्ली स्टूडेंट्स के टाइप से। यस मैम तो आप सबकी एनाटॉमी सेम है। अब आपको क्या कर दिया है, जैसे आप लोगों का 12th फिनिश होगा, तो अब 12th फिनिश होने के बाद जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे स्टूडेंट दिल्ली में रहेंगे। एडमिशंस लेने के लिए, आगे एमबीबीएस करने के लिए अलग अलग एरियाज में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अलग अलग जगह पे डाइवर्ज हो जाएंगे। तो आप Yes, लोगों ma'am. का एनाटॉमी सेम है। आप जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हो, तो आप सबके सब होमोलोगस स्टूडेंट्स हो। एनाटॉमी आप लोगों की सेम है। 12th क्लास के बाद आप लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे, तो आप लोगों के फंक्शंस अलग अलग हो जाएंगे। मतलब आप लोगों का जो एड्रेस होगा वो चेंज हो जाएगा, आप लोगों के कॉलेजेस चेंज हो जाएंगे। सेम एरिया से हो, डिफरेंट आप लोगों का प्रोफेशन समझ लो हो जाएगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों की लोकेशन या कॉलेज हो जाएगा। तो आप लोग एक सेम जगह से होके अलग अलग जगह पे डाइवर्ज हो जा रहे हो। तो होमोलोगस ऑर्गन्स और किस टाइप का इवोल्यूशन दिखा रहे हैं? डाइवर्ज हो रहे हो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? अभी आप सपोज करो, आप जिस कॉलेज में जाओगे, तो उस कॉलेज में अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आएंगे, नहीं आएंगे? कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, या हैदराबाद, अलग अलग जगह से आएंगे। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा या नहीं होगा? मैम इसका उसका एंसेस्टर से कॉमन नहीं होगा। हाँ, मतलब इन सबकी एंसेस्टर्स अलग अलग होंगे, लेकिन सबके सब पढ़ाई क्या करेंगे? सेम कॉलेज में करेंगे। सब पढ़ाई सेम कॉलेज में करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से हम लोगों ने स्टूडेंट्स को लेके आके एक जगह पे कन्वर्ज कर दिया है। तो इसको बोलते हैं एनालोगस और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मैम जी, हमें कैसे पता लग पाएगा क्वेश्चन में कौन होमोलोगस है और कौन एनालोगस है? बेटा, एनाटॉमी देखना है आप लोगों को, याद करना पड़ेगा ना ये, कि आप लोगों को किसकी एनाटॉमी
किस एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसकी एनाटॉमी सेम है या नहीं है, फंक्शन क्या कर रहा है, उसका फंक्शन सिर्फ चलने का, वॉकिंग का है, या फिर उसका फंक्शन वाटर में स्विम करना है या फ्लाई करना है। इस वे में हम लोग इसको समझेंगे। सिर्फ ये याद रखने के लिए मैंने बताया कि इसको डेफिनेशन और इवोल्यूशन कैसे याद रखोगे, फिर एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद करने हैं इसके। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन का। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैन, व्हेल, कैट और बैट, इन चारों के फोरलिम्स आपको दिए हुए हैं। अब अगर मैं मैन के फोरलिम्स की बात करूं तो इसके अंदर बोन्स होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल होती है। सेम व्हेल के अंदर भी होती है, सेम कैट के अंदर भी होता है, सेम बैट के अंदर भी होती है। इन सब के अंदर भी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल यही बोन्स होती हैं। लेकिन क्या चारों की चारों जो फोरलिम्स है सेम फंक्शन करते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, क्या फंक्शन भी सेम है इनका? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैन के जो फोरलिम्स होता है काम करने में हेल्प करता है, कोई वर्क करने में। व्हेल क्या काम करती है अपने Swim फोरलिम्स मतलब से? स्विम करने में हेल्प करती है। कैट रन करने में, और बैट फ्लाइंग। फ्लाई करने में। हम अलग अलग हो गए। अब समझ में आया कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे होमोलोगस से, एनालोगस से? तो पहला एग्जांपल हो गया हमारा मैन, व्हेल, कैट और बैट के फोरलिम्स, जो एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन्स का। सेकेंड एग्जांपल आता है थॉर्न ऑफ बोगेनविला एंड टेंड्रिल ऑफ क्यूक्यूरबिटा। अब इन दोनों की आप लोग बताओगे स्ट्रक्चर सेम दिख रही है क्या? नो नो मैम। मैम। स्ट्रक्चर सेम नहीं दिख रही है, लेकिन No, ma'am. दोनों की दोनों स्टेम से अराइज हो रही है। स्टेम से अराइज हो रही है, एंसेस्टर सेम है दोनों के, एंसेस्टर सेम है दोनों के। फंक्शन क्या होगा? थोर्न का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। और जो यहाँ पे दूसरा टेंड्रल्स है, टेंड्रल्स का काम क्या होता है? अटैचमेंट कराने का। फंक्शन अलग अलग है और स्ट्रक्चर सेम है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस या एनालोगस। होमोलोगस। नेक्स्ट एग्जाम्पल Homologous. आता है माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच एंड हनी बी। दोनों के काम बताओ, कॉकरोच और हनी बी के काम क्या होता है? या फिर इसके साथ मॉस्किटो और बटरफ्लाई का भी आप लिख सकते हो। हनी बी, हनी को एक्सट्रैक्ट करना फ्लावर से, और कॉकरोच का काम क्या होता है? कॉकरोच के माउथ पार्ट का काम क्या होता है? फीडिंग करना हो गया ना एक टाइप से, इस टाइप Yes, से। ma'am. तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो, कॉकरोच का काम होता है फीडिंग करना, या फिर इसका जो टॉक्सिन होता है ना जिसकी वजह से बीमारियां फैलाता है उसको पास ऑन करता है। हनी बी का काम होता है फ्लावर्स के अंदर से हनी इसको इकट्ठा करना, किसी चीज को कलेक्ट करने का इसका काम है। तो फंक्शन अलग अलग है, लेकिन अगर आप इन दोनों की स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है इन लोगों का। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ बर्ड्स, फोरलिम्स ऑफ हॉर्स एंड फ्लिपर्स ऑफ हेल। इन तीनों के अंदर क्या है? तीनों की विंग्स की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे बिल्कुल सेम है, लेकिन काम अलग अलग है तीनों के। जो बर्ड्स के विंग्स है वो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, मतलब जो बर्ड्स के फोरलिम्स थे उसके विंग्स में कन्वर्ट हो गए, जो उसको फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है। हॉर्स के फोरलिम्स उसको रनिंग करने में काम कर रहा है। जो व्हेल के फोरलिम्स है उसके फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो गए, फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो गए तो उसको स्विम करने में हेल्प कर रहा है। फंक्शन अलग अलग हो गए, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इनकी सेम था। क्लियर है ये पार्ट? यस मैम। यस मैम। फिर आता है हमारे पास एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स में हमारा क्या आएगा? एनालोगस में जैसे कि हमारा अभी मैंने आपको समझाया, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होगी बट फंक्शन सेम होगा। जैसे कि हमारा बटरफ्लाई एंड बर्ड, इससे पहले मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, कॉकरोच, हनी बी, और उसके साथ साथ मॉस्किटो, बटरफ्लाई। कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो और बटरफ्लाई। लेकिन अगर यहाँ पे बटरफ्लाई को बर्ड के साथ कंपेयर करोगे आप, बटरफ्लाई और बर्ड, दोनों की विंग्स की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे बिल्कुल अलग होती है। दोनों के विंग्स की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है, लेकिन काम दोनों का सेम है, फ्लाई करने का। सेम ऐसे ही शार्क में देखना, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स, इन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन काम दोनों का क्या है? स्विम करना वाटर के अंदर। ऐसे ही हनी बी का स्टिंग और स्कॉर्पियन का स्टिंग, दोनों के जो स्टिंग्स होते हैं वो क्या काम करता है? किसी चीज को कलेक्ट करने का हेल्प करता है। ऐसे ही ऑक्टोपस की आईज और मैमल्स की आईज, ऑक्टोपस आईज और मैमल्स की आईज स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होती है, लेकिन काम एक परफॉर्म करते हैं।
ऐसे ही हमारा स्वीट पोटैटो और पोटैटो में हो गया। स्वीट पोटैटो का क्या है, स्वीट पोटैटो एक रूट्स का मॉडिफिकेशन है, लेकिन पोटैटो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन, लेकिन दोनों का काम होता है स्टार्च को स्टोर करने का। क्लियर ये सबको? होमोलोगस एनालोगस ma'am. इवोल्यूशन समझ में आ जाएगा क्या है आप लोगों को? तो ये आप लोगों को दिया हुआ विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है, काम एक है फ्लाई करने का। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। ये पेंगुइन और डॉल्फिन के दोनों के फ्लिपर्स, स्ट्रक्चर अलग अलग है, काम सेम है स्विमिंग का। नेक्स्ट पोटैटो, स्वीट पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है, दोनों का काम होता है फूड को स्टोर करना। अब आ जाते हैं आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? वेस्टिजियल मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो अब एलिमिनेट हो चुके हैं, जो प्रेजेंट पहले एंसेस्टर्स में वो प्रेजेंट होते थे, लेकिन अब उनका यूज ना होने से वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि एक टाइप से रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। मैम वेस्टिजियल वाला दोबारा रिपीट कर दो। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो एक रिड्यूस्ड टाइप से प्रेजेंट होते हैं। मतलब पहले अगर आप एंसेस्टर्स में देखोगे तो एंसेस्टर्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते थे, लेकिन इनका यूज ना होने की वजह से अभी एलिमिनेट हो गए या नॉन फंक्शनल हो गए हैं। इनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे विजडम टीथ्स। मैम अपेंडिक्स भी तो है। अपेंडिक्स भी है आपका, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। ऐसे टोटल 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। विजडम टीथ आप लोगों ने सुना होगा। विजडम टीथ कौन सी एज में आता है? कौन सी एज में आता है विजडम टीथ? 17 टू 19 या 18 या 20 के एज में अराउंड ऐसे ही आता है। लेकिन ये धीरे धीरे आपका क्या था, पहले के टाइम में सब में बहुत फंक्शनल होते थे। अभी क्या हुआ कि सबसे लास्ट वाले मोलर्स होते हैं आपके। अब सबसे लास्ट वाले मोलर्स है तो इनका काम नहीं होता ग्राइंडिंग वगैरह करने में, फूड की ग्राइंडिंग करने में इनका कोई रोल प्ले नहीं होता। इसकी वजह से ये नॉन फंक्शनल हो गए, या इनको हम बोल सकते हैं रिड्यूस्ड हो गए। एक और एग्जांपल आपका निक्लेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि थर्ड आईलिड होती है फ्रॉग में, पिजन में और कैट में। इन तीनों के अंदर ये आपकी प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर आप मैंस में देखेंगे, ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका मसल्स हो गई ईयर्स के पास। आपने सुना होगा कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपने ईयर्स को मूव करा सकते हैं। करा सकता है, नहीं करा सकता है? तो मूव कराने के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑरिक्यूलर मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ ह्यूमंस भी होते हैं जो अपने ईयर्स को मूव करा सकते हैं, सब नहीं करा पाते। खुद से बिना टच के कोई मूव करा सकता है ईयर्स को? अब बहुत सारे बच्चे ट्राई करके देख रहे होंगे कि ना, ट्राई करके देख करा पाते हैं, नहीं करा पाता है। यस ट्राई करें तो प्रैक्टिस करके हो सकता है। क्या बोल रहे हो? हम बहुत लोग मूव करवा लेते हैं कान को। बहुत लोग करा पाते हैं, तो सिर्फ होता है ऑरिकुलर मसल्स की वजह से। ऑरिकुलर मसल्स ऑफ ईयर ये एनिमल्स में पहले डेवलप होता था। अब ये ऑरिकुलर मसल्स ईयर्स को मूव कराने के लिए क्या होता था कि जैसे जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स को क्या होता था, दूर से पता चल जाता था उनके आसपास कोई भी इन्वायरमेंट में कुछ भी डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई शिकारी उनके पास आ रहा है, कोई हंटिंग करने के लिए आ रहा है, उनको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, तो उनको पहले से ही पता चल जाता था ईयर वाइब्रेशंस की वजह से। तो ये ऑरिकुलर मसल्स इनको ऐसे हेल्प करता था। या फिर हेयर्स ऑन बॉडी, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आ सकता है आपका। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सेगमेंटल मसल्स ऑन एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपर सेगमेंटल मसल्स। अब ये सेगमेंटल मसल्स क्या काम करती थी? एनी आइडिया? सेगमेंटल मसल्स जो स्टमक के ऊपर एब्डोमेन वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं पूरे। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन का काम नहीं। पहले आप लोगों को पता है कि पहले के जो ह्यूमंस थे वो इरेक्ट नहीं थे, मतलब सीधे नहीं चलते थे, टेट्रापेडल मोशन वो दिखाते थे। तो टेट्रापेडल मोशन की वजह से क्या होता था, झुक के चल रहा है। अब झुक के चलने की वजह से क्या, उनके जो सारे के सारे ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर लगेगा ना नीचे की साइड, तो उन ऑर्गन्स आपके पूरे के पूरे जो आपकी एब्डोमेन की स्किन है उसके ऊपर पूरा प्रेशर आएगा उनका।
तो इसकी वजह से, ताकि वो जो आपकी सारे के सारे ऑर्गन्स है बॉडी के, वो ऑर्गन्स अपनी जगह पे रहे, आपके स्टमक पे या आपकी एब्डोमिनल वॉल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना बने, इसके लिए प्रेजेंट होती है सेगमेंटल मसल्स, जब टेट्रापेडल मोशन जब दिखाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ह्यूमंस थे उन्होंने टेट्रापेडल से बाईपेडल मोशन करना शुरू किया, तो अब सेगमेंटल मसल्स का कोई काम नहीं, बिकॉज इंडिविजुअल सीधे होके चल रहा है। अब उनके जो एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उन ऑर्गन्स पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा ना, तो कोई इंडिविजुअल झुक के चल रहा है, कोई सीधे ही चल रहा है, तो क्या हुआ, यही सेगमेंटल मसल्स आपकी धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो गई। अब फिर लोग जिम में जाते हैं, जिम में जाने के बाद बाइसेप्स बनाते हैं, तो बाइसेप्स बना के सेगमेंटल मसल्स आपकी दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो बाइसेप्स में सेगमेंटल मसल्स ही तो विजुअल होती है। क्लियर? सेगमेंटल मसल्स आप याद रख लेना, ऑरिकुलर मसल्स आप याद रख लेना, निक्लेटिंग मेम्ब्रेन आप याद रख सकते हो, और आपका विजडम टीथ, थर्ड मोलर, ये याद रख लेना सफिशिएंट है। क्लियर? वेस्टिजियल ऑर्गन। फिर आते हैं आपके कनेक्टिंग लिंक्स। अब कनेक्टिंग लिंक्स क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक्स मतलब जो दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक सिमिलैरिटी शो करेंगे कि ये दो एनिमल्स जो है अलग अलग ग्रुप्स के, कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर्स सेम हो सकते हैं, उनको बोलेंगे हम कनेक्टिंग लिंक्स। अब कनेक्टिंग लिंक्स में सबसे पहले एग्जांपल आता है यूग्लिना। यूग्लिना को हम कनेक्टिंग, इस पे से भी बच्चों बहुत क्वेश्चन आता है, इसमें भी हमारा बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे कि यूग्लिना किस किस का कनेक्टिंग लिंक है, या फिर कोई भी आपको एग्जांपल दे देंगे उसमें आपको पूछेंगे कि ये किसका कनेक्टिंग लिंक है। तो यूग्लिना किसका कनेक्टिंग लिंक है? प्लांट और एनिमल का। प्लांट के जैसा इसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। एनिमल्स के जैसे इसके पास एक माउथ प्रेजेंट और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। या फिर आपका लंग फिशेस भी एक एग्जाम्पल है, जो फिशेस और एम्फीबियंस दोनों का एक कनेक्टिंग माना जाता है, क्योंकि इसके पास फिशेस के जैसे गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फिशेस के जैसे स्विम करती है, और एम्फीबियंस के जैसे इसके पास लंग्स प्रेजेंट होता है। याद रहेगा, सिर्फ कनेक्टिंग लिंक में हेडिंग डाल के लिखो यूग्लिना। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच का है? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। रीजन, प्लांट के इसके पास प्लांट के जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल्स के जैसे माउथ एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग लिखिए पेरीपेटस। पेरीपेटस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा, इन दोनों के बीच का इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। एनिलिडा के जैसे इसके पास अनजॉइंटेड लेग्स होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया, और ऑर्थ्रोपोडा के जैसे इसके पास जो होता है ट्रेकिया होता है, हीमोसील, डोर्सल ट्यूबुलर हर्ट इसके पास प्रेजेंट होता है। सेकंड पेरीपेटस, फर्स्ट यूग्लिना आप लोगों ने लिखा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है हम लोगों का मिसिंग लिंक्स। मिसिंग लिंक्स क्या होता है? एक हमने पढ़ा भी कनेक्टिंग लिंक, अब ये है मिसिंग लिंक्स। दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दोनों के अंदर क्या होता है, जैसे कि वहां पे एक ऑर्गेनिज्म को देख के हम ये बता रहे थे कि इन दो के बीच का हो सकता है, ऐसी सेम एग्जैक्टली यहाँ पे है। जैसे कि एक कोई आपके पास एनिमल है, उस एनिमल को देख के आप ये बता सकते हो कि ये इन दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुआ है। जैसे कि इसके पास अगर आप देखें, एवियन कैरेक्टर भी होंगे और रेप्टिलियन कैरेक्टर भी होंगे। एवियन कैरेक्टर के जैसे इसके पास फीदस। एवियन क्या होता है? अच्छा, एवियंस क्या होता है? बर्ड्स ना, या Yes. तो बर्ड्स के जैसे इसके पास फीदर्स होंगे, विंग्स होंगे, और इसके जो बोन्स होंगे न्यूमेटिक बोन्स होंगे। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है होलो बोन्स, और इसका जहाज जो होगा वो बीक में कन्वर्ट होगा। अब रेप्टाइल के जैसे इसके पास क्या है? रेप्टाइल्स के जैसे इसके पास टीथ्स हैं, फिंगर्स हैं, टेल है, फीदर्स है, ये इसके पास कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है मिसिंग लिंक्स के बारे में। फिर आता है बच्चों हम लोगों का ये डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम हम लोगों को क्या बताता है? देखो ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है स्टीगोसोरस। हमें ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कि जो स्टीगोसोरस है, ये स्टीगोसोरस ही आपका डेवलप हुआ है किससे? ट्राइकेरोटॉप्स से डेवलप हुआ है, क्योंकि स्टीगोसोरस के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ट्राइकेरोसॉप्स के पाए गए थे। या फिर ऐसे देखो, स्टीगोसोरस से ट्राइकेरोटॉप्स डेवलप हुआ है।
तो इसके ट्राइकेराटॉप्स के अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर्स स्टीगोसोरस के भी थे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, कनेक्टिंग लिंक्स बन गए, नहीं बन गए? Yes. ऐसे ही हमारे पास ये ब्रैकियोसोरस है, ब्रैकियोसोरस से डेवलप हुए हमारे टायरेनोसोरस, ये दोनों एक दूसरे के कनेक्टिंग लिंक्स हुए। फिर ऐसे ही हमारे डेवलप हुए आर्कियोप्टेरिक्स, फिर आर्कियोप्टेरिक्स जैसे ही हमारे क्रोकोडाइल बना, आपका टेरेनोडोन बना, टेरेनोडोन लाइक आपका फ्लाइंग रेप्टाइल्स। ये इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आता है, बट सिर्फ डायग्राम में समझ सकते हो। स्टीगोसोरस को रिलेट करना है ट्राइकेराटॉप से और ब्रैकियोसोरस को टायरेनोसोरस से। सिर्फ ये दो एग्जांपल्स लाइंस बना के लिख लेना, स्टीगोसोरस, ट्राइकेराटॉप्स, ब्रैकियोसोरस, टायरेनोसोरस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। आपका ये आपका पूरा वो एक्सप्लेन किया हुआ है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, ये सब आप लोग यहाँ से रीड कर लेना। यहाँ पे आपका एनालोगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है, वही देखो आपका स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये सब आप लोगों का यहाँ पे समझाया हुआ है। अब यहाँ तक तो हमारे फिनिश होते हैं एविडेंसेस, कि हम लोगों को एविडेंसेस मिल गए कि कैसे एग्जैक्टली हमारा इवोल्यूशन हुआ होगा। अब इन एविडेंसेस के अकॉर्डिंग इसके बाद हम लोगों को थ्योरीज पढ़नी है। थ्योरीज किस बारे में है? ये थ्योरीज हमारे एक्सप्लेन करती हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो कि एग्जैक्टली हम अभी बोल रहे थे ना कि हमारा इसके अंदर एवियन कैरेक्टर भी हो सकते हैं, इसके अंदर रेप्टाइलियन कैरेक्टर भी हो सकता है। तो वो चीजें हम लोगों ने कैसे बताया, इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज थी, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपने अपने यहाँ पे पॉइंट्स रखे थे। तो सबसे पहले आती है हमारी डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी में हमारे आते हैं आपके चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि एक 5 ईयर की जर्नी पे गए थे। 5 ईयर की जर्नी पे आपका गए थे, कौन से आइलैंड पे गए थे आपके? गैलापागोस। एंड अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई केबीसी देखता है, अभी ना जस्ट मैं कल एक केबीसी में देख रही तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, गैलापागोस आइलैंड से ही क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन ये था कि जो पेंगुइन होता है ना, पेंगुइन का नाम सुना है? तो आप लोगों से ऐसे कौन से पेंगुइन हैं जो आपके गैलापागोस आइलैंड पे, मतलब नॉर्थ साइड, साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के स्पेशल टाइप के वो पेंगुइन्स होते हैं जो सबसे ज्यादा गैलापागोस आइलैंड पे पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस दिए हुए थे। क्वेश्चन ये था कि एक स्पेशल टाइप के पेंगुइन से, शायद नॉर्थर्न हेमिस्फीयर लिखा हुआ था, साउथर्न, वो कौन से आइलैंड पे पाया जाता है? वो गैलापागोस आइलैंड पे सबसे ज्यादा पेंगुइन आज के टाइम में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। अब आंसर इसका गैलापागोस आइलैंड क्या था एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है, बट इस टाइप से था इनका आंसर, क्योंकि पेंगुइन को क्या होता है ना, पेंगुइन आप लोगों ने सुना होगा सबसे ज्यादा स्नो वाले एरिया में रहता है ना, जनरली हम लोग एरिया में। तो पेंगुइन को सबसे बड़ा डर पता है क्या रहता है, कि जो भी वो एग ले करता है ना, वो एग स्नो में ना जम जाता है सबसे ज्यादा। तो ये एक टाइप के ऐसे पेंगुइन है जो शिफ्ट हो गए थे इन आइलैंड पे। इन आइलैंड का टेम्परेचर कंपैरेटिवली जो बाकी आइलैंड्स है उनसे हाई रहता है, तो इन आइलैंड पे वो इसलिए शिफ्ट हो गए थे क्योंकि इस आइलैंड पे उनको अपने एग के जमने से या एग के फ्रीज होने का डर नहीं था। तो ये आपका करंट अफेयर्स में भी मेनली क्वेश्चन मिल सकता है कि कुछ जो आपके पेंगुइन आज के टाइम के वो इस आइलैंड पे शिफ्ट हुए हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू दूसरे आइलैंड्स होते हैं हाई रहता है, जिसमें उनको अपने एग्स को फ्रीज होने का डर नहीं रहता। तो हमारे जो डार्विन साइंटिस्ट थे वो इसी आइलैंड पे गए थे। अब इस आइलैंड के ऊपर ना छोटे छोटे 22 आइलैंड्स है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बनेगा, अभी गए क्यों थे डार्विन साइंटिस्ट? एक्चुअली में डार्विन साइंटिस्ट को एक प्रोजेक्ट दिया गया एंड उस प्रोजेक्ट में ये बोला गया कि आज के टाइम में हम लोगों को इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रही है, तो ये डाइवर्सिटी डेवलप कैसी हुई है, इसके पीछे का लॉजिक ये पता करना चाहते थे कि आज के टाइम में इतने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, आपके रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब पाए जाते हैं, तो कैसे ये डेवलप हुए? ये थ्योरी पता करने के लिए इनको आइलैंड पे भेजा गया जिसपे 22 छोटे छोटे आइलैंड्स थे। इनकी जो शिप का नाम था वो क्या था? HMS बीगल इनकी शिप का नाम था। इनकी जर्नी 5 ईयर की थी, 1831 में स्टार्ट किया था, 1836 तक इनकी जर्नी चली थी। तो पहला क्वेश्चन, कितने आइलैंड्स है, कौन सा आइलैंड है वो, जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, कब फिनिश हुई थी, और शिप का नाम। जो तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज बोलना नहीं है, याद रखना है। याद रहेगा?
गैलापागोस आइलैंड HMS बीगल शिप का नाम था। 5 ईयर की जर्नी थी 1831 से 1836 तक। सिंपल यहां तक? यस मैम। ओके, अब चलो, अब इन लोगों ने क्या देखा, जैसे कि सबसे पहले ऐसे मानना कि ये एक आइलैंड पे गए, उस आइलैंड पे जाने के बाद इन्होंने सबसे पहले देखा कि वहां पे बहुत बड़े बड़े साइज के एनिमल्स हैं। बड़े बड़े साइज के एनिमल्स, जैसे कि सपोज करो पहला इन्होंने एनिमल देखा लिजार्ड। अब हमारे में तो क्या पता, लिजार्ड बहुत छोटी सी मिलती है ना, आपकी वॉल के ऊपर घरों में भी दिख जाती है, लेकिन वहां पे इनको बहुत जेंट लिजार्ड दिखी, बड़ी बड़ी साइज की लिजार्ड दिखी। अब वो रीजन क्या हो सकता है बड़ी बड़ी साइज की लिजार्ड दिखने का, इतनी बड़ी बड़ी साइज की लिजार्ड? अब आप देखो, आप फेवरेबल कंडीशन उनको मिल गया होगा। उनको फेवरेबल कंडीशन भी मिला होगा, और इसके अलावा एक रीजन ये भी हो सकता है ना कि वहां पे कंपटीशन कम है, क्योंकि आइलैंड बहुत छोटे छोटे हैं, स्पीसीज भी कम है, लेकिन वहां पे आपका फूड बहुत ज्यादा है, उनके पास फूड मटेरियल ज्यादा है। अब फूड मटेरियल ज्यादा है, कंपटीशन कम है। अब कंपटीशन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, मजे से खाएंगे पिएंगे और सोएंगे, यही करेंगे ना, कुछ मेहनत नहीं करनी है उन लोगों को। सरवाइव करने के लिए कुछ भी उन लोगों को कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा किसी के साथ, कोई स्ट्रगल नहीं लेना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, तो इस वजह से क्या उनका साइज बड़ा बड़ा था। पहला रीजन समझ में आया? Yes. ठीक है, तो पहले उनको ये दिखा, फिर उन्होंने क्या किया दूसरे आइलैंड पे, क्योंकि 22 आइलैंड से घूम रहे थे ऐसे ही अपनी शिप में मजे से, फिर दूसरे आइलैंड पे गए। अब दूसरे आइलैंड पे उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी साइज की बर्ड्स उनको दिखी, जिनको इन्होंने नाम दिया था फिंचेस। फिंचेस इन्होंने बोला कि बहुत बड़ी बड़ी साइज की फिंचेस थी हमारी वहां पे। फिर उन्होंने देख लिया कि चलो यहाँ पे फिंचेस हैं। फिर दूसरे आइलैंड पे गए, वहां पे भी उन्होंने देखा कि बहुत सारी फिंचेस हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो पहली वाली फिंचेस थी और दूसरी वाली फिंचेस थी, इनमें चेंज है कुछ। और चेंज क्या था, उनकी बीक में चेंज था, बीक में इन्होंने चेंज देखा। फिर वो नेक्स्ट आइलैंड पे गए, ऐसे मतलब 22 आइलैंड थे, सारे आइलैंड्स पे घूमे। तो सारे आइलैंड्स पे घूमने के बाद इन्होंने अपने माइंड में फ्लो चार्ट बना के देखा, या हो सकता है इन्होंने क्या किया, जैसे पहले आइलैंड पे होंगे अपने उस जो वो बड़ी बड़ी फिंचेस देखे होंगे, बर्ड्स देखे होंगे, उसकी अपने पास कोई स्केच ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर दूसरे पे गए, फिर उसका स्केच ड्रॉ कर लिया, फिर सारे स्केच को लेके बैठ गए और उनको देखने लग गए कि इन सारे के अंदर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो उनकी बीक्स में। फिर उन्होंने ये देखा कि एग्जैक्टली इन सब के अंदर क्या है, कि इनके अंदर बीक में डिफरेंस है। अब उन्होंने सोचा कि बीक में डिफरेंस क्यों आ रहा है, फिर उन्होंने फिर से घूमना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जो सबसे पहले आइलैंड पे देखा था ना, पहले आइलैंड पे तो उनको बड़े बड़े साइज की लिजार्ड दिखी, उसको तो छोड़ दिया। सेकेंड आइलैंड पे जब उनको फिंचेस दिखी, तो उन्होंने फिंचेस का इन्वायरमेंट देखा कि इनको खाने के लिए क्या मिल रहा है। तो उन्होंने देखा कि वहां पे खाने के लिए उनको सीड्स मिल रहे हैं, सेकेंड नंबर वाले पे। फिर वो थर्ड नंबर वाले पे गए, थर्ड नंबर वाले पे उन्होंने देखा कि उनको खाने के लिए सबसे ज्यादा जो फूड प्रेजेंट है वहां पे फ्रूट है। फिर नेक्स्ट पे गए, फिर उन्होंने देखा वहां पे कैक्टस प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट पे गए, इंसेक्ट देखा। तो उन्होंने ये देखा कि अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग टाइप की फूड प्रेजेंट है प्रेजेंट। तो अब इनके माइंड में एक चीज आया कि हो सकता है कि जो सेकेंड नंबर का आइलैंड था, पहले सारी की सारी फिंचेस उसी पे रहती थी। फिर इन्होंने क्या किया, ये सब एक आइलैंड से बोर हो गई, कुछ आइलैंड थर्ड नंबर वाली पे चली गई, कुछ फोर्थ वाली पे चली गई, कुछ फिफ्थ पे, सिक्स पे, ऐसे अलग अलग आइलैंड पे शिफ्ट हो गई। अब अलग अलग आइलैंड पे शिफ्ट तो हो गई, लेकिन एक चीज भूल गई कि सेकेंड नंबर वाले पे इनको सीड्स खाने के लिए मिल रहे थे। सीड्स कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, तो इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर फ्रूट्स वाले पे गए, फ्रूट्स में भी थोड़े से हार्ड हो जाता है, फिर कैक्टस और ज्यादा हार्ड हो जाता है, इंसेक्ट्स और ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो इसी वे में इन लोगों की जो बीक्स थी वो अडेप्ट होने लग गई, ये नहीं होगी? बताओ, धीरे धीरे इनकी बीक्स भी तो अडेप्ट होगी ना। अभी सपोज करो आप लोगों को क्या मिल रहा है, अभी आप घर में एकदम हेल्दी फूड खा रहे हो, आप लोग 12th के बाद एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे, तो एमबीबीएस में क्या होगा, आप लोगों को बहुत जंक फूड खाने के लिए मिल रहा है, किसी को बहुत स्पाइसी फूड खाने के लिए मिल रहा है, किसी को एकदम बहुत नॉर्मल जो घर वाला फूड होता है वो मिलता है। तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी धीरे धीरे फूड के अकॉर्डिंग ही अडेप्ट होने लग जाएगा। यस मैम, बिल्कुल। स्पाइसी फूड मिल रहा है, उसको स्पाइसी की हैबिट हो जाएगी, और जिसको स्पाइसी नहीं मिल रहा है, जिसको एकदम नॉर्मल हेल्दी फूड मिल रहा है, अगर मैं उसको रैंडमली स्पाइसी दूंगी तो उसको क्या होगा, एसिडिटी होगी या नहीं होगी?
मैम होगी ना। Yes, तो ma'am. मतलब इसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी अडेप्ट हो रही है। ऐसे इन फिंचेस ने भी अपनी बीक्स को अडेप्ट कर लिया। तो पहला जो थ्योरी इन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या कि अडेप्टिव रेडिएशन प्रेजेंट होता है। अडेप्टिव रेडिएशन अब कोई समझा सकता है मेरे को क्या हुआ यहाँ पे? अडेप्टिव रेडिएशन जिस तरह माइग्रेट हुई जहाँ पे उनका कंडीशन जैसी थी उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें कुछ कैरेक्टर अडेप्ट किए। मतलब अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल चेंजेस, जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आए। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडेप्ट किया। इसी को तो अडेप्टिव रेडिएशन हम बोल सकता है। तो ये हुआ हमारा अडेप्टिव रेडिएशन, जो प्रोवाइड कराता है एन एविडेंस ऑफ बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन। अब क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ये आता है कि ये जो डार्विन की फिंचेस थी, मतलब जो उन्होंने स्केचेस बनाए ना, उसको डार्विन फिंचेस उन्होंने नाम दे दिया। तो डार्विन फिंचेस किस टाइप का इवोल्यूशन हमें दिखा रहे हैं? किस टाइप का इवोल्यूशन दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे ज्योग्राफिकल रीजन्स, ज्योग्राफिकल मतलब होता है रीजन्स अगर डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी एनाटॉमी में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो हमारा थे ना एनालोगस ऑर्गन्स थे, एनालोगस ऑर्गन्स मतलब अलग अलग जगह से इंडिविजुअल्स आए, डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर्स से, और आके एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे कन्वर्जेंट। अब ये वाला कौन सा इवोल्यूशन होगा? मैम डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होगा एग्जैक्टली, क्योंकि एक सेकंड नंबर वाले आइलैंड से निकल के अलग अलग जगह पे चले गए और अलग अलग इन्होंने अपना फंक्शंस, स्ट्रक्चर सेम थी, फंक्शन अलग अलग हो गए और फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी बीक भी मॉडिफाई हो गई। तो ये हुआ हमारा डार्विन फिंचेस के बारे में। अब ऐसा ही एक एग्जांपल हमारा नेक्स्ट देखा जाता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और एक होता है हमारा प्लेसेंटल मैमल्स के बारे में। अभी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स क्या हैं? अभी इसके पीछे ना एक स्टोरी ये बताई जाती है, मैम दिस टाइप ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन गैलापागोस। बेटा उस टाइम पे जब हमारे डार्विन थे ना, उस टाइम पे पाई जाती थी। अभी आप गैलापागोस आइलैंड पे पाए जाओगे ना, आप सोचोगे वहां पे बड़ी बड़ी साइज के लिजार्ड्स मिले, नहीं मिलेंगे अब आपको वहां पे, क्योंकि उस टाइम में इतनी ज्यादा लाइफ, इतनी ज्यादा स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब तो बहुत ज्यादा स्पीसीज है, तो वहां पे कंपटीशन बढ़ चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में बच्चों ये कंसेप्ट बताया जाता है कि जब हमारा क्या चल रहा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट चल रहा था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझते हो कि आपका इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को सपोज करो अलग अलग किया जा रहा है। अब रीजन्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया, इधर वाला पार्ट इंडिया का, इधर वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया का। अब हमारे बेचारे एनिमल्स क्या करेंगे? एनिमल्स तो कॉमन एरिया में रह रहे थे। अब आधे एनिमल्स तो हमारे इंडिया के अंदर रह गए और कुछ एनिमल्स हमारे सपोज करो 100% है, 100% में से 70% हमारे रह गए इंडिया में और बाकी के चले गए ऑस्ट्रेलिया में। अब इंडिया वाले जितने मार्सुपियल्स थे, मतलब ये थे, ये सारे के सारे क्या कर गए? एक्सटिंक्ट कर गए, मतलब गायब हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद उनको वहां पे फेवरेबल कंडीशंस मिली। अब फेवरेबल कंडीशंस की वजह से वो सबके सब वहां पे सरवाइव कर गए, और सरवाइव करने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग रीजन्स में वो लोग चले गए। अलग अलग रीजन्स में जाके उनकी स्ट्रक्चर भी वैसी धीरे धीरे चेंज होने लग गई, के फंक्शंस भी चेंज होने लग गए। इनको बोलता है आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो ये भी किसके एग्जाम्पल हुआ? एक रीजन के थे, अलग अलग जगह पे डाइवर्ज हो गए। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल्स का। अब प्लेसेंटल मैमल्स एक एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, क्योंकि ये हम लोगों को अडेप्टिव कन्वर्जेंस दिखाता है। जैसे अब हम देख रहे थे ना अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन में आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, लेकिन अडेप्टिव कन्वर्जेंस में आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या किया? किसी भी एक स्पीसीज, मतलब बहुत सारे एनिमल्स ले लिए, उन एनिमल्स के अंदर हम लोगों ने क्या कराया? उन एनिमल्स के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन हो चुका, उन सारे एनिमल्स को ले उठा के एक कॉमन एरिया में मैंने रख दिया। सारे अडेप्टिव रेडिएशन हुई स्पीसीज को उठा के एक कॉमन एरिया में रख दिया, तो उसको मैं अलग अलग जगह से इंडिविजुअल्स को लेके आके एक जगह पे कन्वर्ज कर रही हूँ, तो क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। अब इसको अडेप्टिव कन्वर्जेंस क्यों बोला? क्योंकि जब
एक से ज्यादा जगह पे एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, उन सबको उठा के मैंने एक कॉमन एरिया में रखा, उसको इसलिए इसका नाम दे दिया एडेप्टिव कन्वर्जेंस। When more than one adaptive radiations appear to have occurred in an isolated geographical area, ये वर्ड देखो, isolated geographical area, एक अलग से एरिया के अंदर मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को लेके आके रखा। मैम एम्बियंस चेंज होने से एग्जिस्टेंस एक्सटिंक्शन नहीं होगा बेटा, हो सकता है ऑब्वियसली, एम्बियंस चेंज हो रहा है, कोई कंडीशन चेंज हो रही है, कोई एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हर चीज आपको अफेक्ट करती है, बट डिपेंड करेगा कि वहां पे जो एग्जिस्टेंस के लिए उनके पास कंडीशंस कैसी हैं, कि सर्वाइवल के लिए कंडीशंस है या फिर उसके एक्सटिंक्शन के लिए कंडीशंस है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस है या नहीं है, कंपटीशन कितना ज्यादा है वहां पे, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। बताओ ये चीजें समझ में आया आप लोगों को? यस मैम, क्लियर है। अब आता है हमारा थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की कौन कौन सी थ्योरीज? अभी तो हम लोगों ने डार्विन वाला देखा, अभी बहुत छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं, इनको देख लो फटाफट से। पहली थ्योरी हम लोगों को बताती है लेमार्किज्म वाली थ्योरी। लेमार्क साइंटिस्ट आए थे सबसे पहले, इन्होंने अपनी कहानी ये बताई, इन्होंने कहानी सिर्फ किसको देख के, जिराफ को देख के बता दिया। इन्होंने ये बोला जिराफ को देख के कि जिराफ क्या करते थे, जिराफ आपको पता है लीव्स खाता है, तो एक ट्री है बड़ा सा, उस ट्री में सब पहले जो छोटे साइज के जिराफ को जो नीचे वाली लीव्स है उनको खाएंगे, फिर जब वो नीचे वाली फिनिश हो जाएंगे वो क्या खाएंगे, वो अपनी नेक को एक्सटेंड करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, अब नेक को एक्सटेंड करके ऊपर वाली लीव्स खाने की कोशिश करेंगे, फिर जब वो ऊपर वाली फिनिश हो जाएंगे फिर उनको और ज्यादा एक्सटेंड करनी पड़ेगी ऊपर वाली खाने के लिए, तो अपनी नेक को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि जो जिराफ थी उनकी नेक एक्सटेंड हो गई। लेकिन जो इनकी नेक एक्सटेंड हुई, क्या वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा ये कैरेक्टर? यस मैम। देखो क्या था, सबसे पहले लेमार्किस ने ये बोला थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि अगर आप एक किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा डेवलप होगा, किसी ऑर्गन का यूज नहीं करोगे तो डेवलप नहीं होगा। अब इसी चीज को जो था, एक बुक लिखी गई थी फिजियोलॉजिकल जूलॉजी की, जिसका लिखा गया था 1809 में, फिजियोलॉजिक जूलॉजी की, एंड इसके अंदर इन्होंने 4 पोस्टुलेट्स दिए अपनी थ्योरी के अंदर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, देखो एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर होते हैं जो आफ्टर बर्थ हम लोग एक्वायर करते हैं? यस मैम। लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स है जो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, लेकिन वो चेंजेस क्या जर्म सेल्स में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है ना वो वाले चेंजेस, तो किसका अनम्यूट है ये? डॉक्टर बावला है ना, फिर सर्जरी करते हैं। फरत म्यूट कर लो प्लीज। मैम वो तो वो होगा ना, जेम सेल में होगा ना। एक्वायर्ड कैरेक्टर, अभी आपने क्या करो, एक माइस पकड़ो, माइस पकड़ो, उसकी टेल को कट कर दो, और उसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स है उसके अंदर क्या टेल कट वाले आएगा, शॉर्ट टेल आएगी। मैम सिंपल होएगा वो, उसका टेल आएगा। आएगा तो क्यों आएगा? आपने उसकी टेल कट करी, वो भी तो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। मैम नो मैम, उसका सोमैटिक सेल में चेंज हुआ है ना, तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होएगा वापस से। तो सेम चीज से मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ ना, कि जो लेमार्किस में है, लेमार्किस ने बोला थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इन्होंने बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंदर जो चेंजेस होता है ना वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक्वायर्ड कैरेक्टर में चेंजेस जर्म सेल में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है? मैम अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर है तो फिर तो जेम सेल में होगा ना। एक्वायर कर रहे हो आप किसी चीज को, आप कोई नई हैबिट एक्वायर कर रहे हो। अभी सपोज करो, एग्जाम्पल आप ले लो, कोई एक होता ना जो वो काम करते हैं बहुत ज्यादा मजदूरी टाइप से जो लोग करते हैं, या फिर कोई विलेज टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली जो सिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो सिटी वाले चिल्ड्रंस होते हैं, उसके कंपैरिजन में उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है और उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। अब जरूरी है कि उनके होने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी सेम होंगे। या फिर कोई इंडिविजुअल है जो हैमरिंग करता है, हैमरिंग करते तो माना जाता है कि उनकी जो मसल्स होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनका जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हो गए, उनके आने वाले ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी मसल्स स्ट्रांग ही आएंगी। नो मैम।
नहीं आएंगी ना। तो इसका मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होने चाहिए। इनकी पोस्टुलेट करना कि जितना ज्यादा आप किसी ऑर्गन पे इंटरनल फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच करोगे, उतना ही ज्यादा उसका साइज बढ़ेगा। जैसे जिम में क्या करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज ही तो करता है ना, बॉडी पार्ट के एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं, तो इस वजह से उनका साइज बढ़ जाता है, मसल्स बढ़ जाते हैं, होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन इन द रिजल्ट ऑफ नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने क्या देगा कि अगर इंडिविजुअल, सपोज करो मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, अभी मेरे पास 2 हाथ है, तो मेरे को नीड है एक और हाथ की, तो थोड़ी ना मेरे अंदर एक और हाथ डेवलप हो जाएगा, नहीं होगा ना। नो मैम। तो इन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में ये बोल दिया कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को नीड है किसी चीज की, तो उससे एक नया ऑर्गन भी डेवलप हो सकता है। उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा आप किसी ऑर्गन को यूज करोगे, उतना ही ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज। फिर उन्होंने बोला कि जितने भी चेंजेस आप एक्वायर्ड कर रहे हो, कोई ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड कर रहे ड्यूरिंग इट्स लाइफ, उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, बट ऐसा नहीं होता, उसके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर नहीं होंगे ये। इसको कैसे डिस्कार्ड किया गया, इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था आपकी जिराफ से। जिराफ की जो लॉन्ग नेक होती है वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचिंग की वजह से हुई, या फिर आपके जो स्नेक्स थे ना, स्नेक्स के अंदर लिम्स डिसअपियर हो गए थे, क्योंकि वो अपने आप को छोटे से जगह में हाइड करने के लिए अपने लिम्स को बहुत ज्यादा क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे। या फिर बच्चों क्लास में बोर हो रहे हो क्या आप लोग? आंसर करो ना फिर। नो अपने लिम्स को हाइड करते थे, छोटे छोटे बिल्स में घुसने के लिए, उनके अंदर एंटर होने के लिए, तो क्या करते थे, अपने लिम्स को बहुत ज्यादा हाइड कर लेते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इनके लिम्स थे वो डिसअपीयर हो गए। इन्हीं की वजह से इन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दिया। लेकिन इस थ्योरी को, थ्योरीज के बच्चों सीरीज याद रखना, सबसे पहले डार्विन गए थे 5 साल की जर्नी पे, फिर लेमार्किस, हमारे लेमार्क साइंटिस्ट है, इन्होंने जिराफ वाला कंसेप्ट दिया। फिर इस जिराफ वाले कंसेप्ट को किसने हमारा डिस्कार्ड किया, विजमैन साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड किया। हमेशा याद रखना है, विजमैन साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट है जो हर चीज को डिस्कार्ड कर रहे थे। कोई भी थ्योरी साइंटिस्ट लेके आता तो विजमैन आ जाते थे उस चीज को डिस्कार्ड कर। इन्होंने क्या डिस्कार्ड किया, इन्होंने ये बोला कि जो भी चेंजेस होते हैं वो सब के सब चेंजेस आपकी सोमेटिक सेल्स में होता है, और सोमेटिक सेल्स में होने वाले चेंजेस कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होंगे। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने विजमैन थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म दे दिया। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था, इन्वायरमेंट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन को, आपके इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, आप किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज कर रहे हो या कम यूज कर रहे हो, वो सिर्फ आपकी सोमेटिक सेल्स को अफेक्ट करेगा, और सोमेटिक सेल्स का जर्म सेल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो पहली चीज डार्विन, सेकंड हमारी लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क की थ्योरी का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसको डिस्कार्ड किया वीजमैन की थ्योरी ने, वीजमैन थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। ठीक है। और इन्होंने इसको एक्सप्लेन कैसे किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो माइस लिया और माइस की टेल्स को कट किया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्होंने उस चीज को फिर देखा कि जो माइस था, जो नई जनरेशन में जो बनने वाले माइस थे, उनके अंदर टेल डिसअपियर नहीं हुई, ना ही उसका साइज छोटा हुआ। जितनी अराउंड, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 30 जनरेशन तक देखा था, तो 30 जनरेशन के आने वाले माइस में टेल थी। इस चीज को प्रूफ इन्होंने दिया लेमार्क की थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेमार्क की थ्योरी को प्रूफ करने के लिए क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने माइस की जनरेशन आफ्टर जनरेशन टेल कट किया और उनके बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स को स्टडी किया। अराउंड 30 जनरेशन तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सिंपल। यस मैम। फिर आता है हमारा, जो अभी मैंने आप लोगों को डार्विन वाला समझाया, ये सारे कंसेप्ट चल रहे थे। फिर इसके बाद डार्विन आ गए अपनी 5 साल की जर्नी से आके वापस। फिर इन्होंने बोला कि मैंने अभी ये 5 साल की एक जर्नी किया है, वही HMS बीगल पे। HMS बीगल एक शिप था, कौन से आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। इन्होंने अपने सारी की सारी चीजें बता दिया कि कोई भी इंडिविजुअल, मतलब आज के टाइम पे जो इतनी सारी स्पीसीज हमें देखने के लिए मिल रही हैं, या कुछ स्पीसीज हमारी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, वो सारी चीजें डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कि उनको सरवाइव करने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। या फिर आप ये भी देख सकते हो, इन्होंने अपनी थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि सपोज करो आज मेरे पास कोई एक बैक्टीरिया है,
आज का टेम्परेचर समझ लो 30 डिग्री सेल्सियस है अभी। 30 डिग्री सेल्सियस में मेरे पास 30 ही बैक्टीरिया है। अभी कल टेम्परेचर 30 से अचानक से डिक्रीज होके 15 पे आ गया, तो मैंने देखा उन 30 बैक्टीरिया में से 15 बैक्टीरिया की डेथ हो गई। बच्चे कौन से? 15 बचे। तो 15 बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया। तो Yes, इनको ma'am. मैं बोलूंगी कि उन 15 बैक्टीरिया को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है, नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया है। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आया समझ में? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट किया है, मतलब नेचर के अंदर होने वाले चेंजेस में आप लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। अभी जैसे कि देखो, आप लोगों के अभी टर्म 1 एग्जाम्स हैं। अभी सपोज करो टर्म 1 एग्जाम से सारे के सारे आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 10 ही चैप्टर्स आने वाले हैं। सपोज करो 10 चैप्टर्स में से किसी ने 2 चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे, किसी ने 4, किसी ने 10 के 10 पढ़ रखे होंगे। अब जिसने सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ रखे हैं और उसका एग्जाम है परसों, अगर वो कल में 8 चैप्टर पढ़ लेगा तो तभी तो एग्जाम में पास हो पाएगा ना। यस मैम। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो जो ये उसके ऊपर प्रेशर आया है उस प्रेशर को वो हैंडल कर पाएगा तो इट मीन्स वो एग्जाम में पास हो जाएगा। लेकिन अगर उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा तो एग्जाम में फेल हो जाएगा। अब जिसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि जैसे जैसे आपके ऊपर प्रेशर आता जा रहा है उस प्रेशर को वो हैंडल करते जा रहा है, कल एग्जाम है उसके 8 चैप्टर उसने कर लिए, फिर नेक्स्ट दूसरे एग्जाम है फिर 5 चैप्टर उसने कर लिए, तो जैसे जैसे आपके ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हो, उसी अकॉर्डिंग हार्डवर्क करते जा रहे हो, तो आप हर एक एग्जाम में पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग पास नहीं हो पाओगे। सेम चीज हमारे यहाँ पे होती है कि आज के टाइम में कुछ आपने देखा ना, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं हमारे जो एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। वो एक्सटिंक्ट क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट वो लोग अपने आप को सर्वाइव ही नहीं करवा पा रहे हैं। या फिर ऐसा भी कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। हमारे पास फूड के सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। अब फूड के सोर्सेज लिमिटेड है, जैसे कि हमारा नीट में है कि सीट्स तो हमारे पास सिर्फ 80,000 है और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने, एप्लीकेंट्स कितने हैं? एप्लीकेंट्स कितने हैं? अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स हैं और सीट्स 1 लाख हैं। तो जो स्टूडेंट अपने आप को बिल्कुल बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देगा उसी को तो सीट मिलेगी ना। अभी थोड़ी ना सबको सीट मिले, सबको नहीं मिल पाएगी, ऑब्वियसली बात है। उन 18 लाख या 20 लाख में से 17 लाख या 19 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे, सिर्फ 1 लाख ही आगे जाके, सारे के सारे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पे होता है हमारा एनवायरमेंट में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा, क्योंकि फूड्स एंड जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को जो जितनी जल्दी कैप्चर कर पाएगा, सोर्सेज को भी, अब ये नहीं कि अपने आप को चेंज ही करे जा रहा है, उन सोर्सेज को अपने इस काबिल बना रहे कि वो सोर्सेज सिर्फ उसी को मिले। जैसे कि आप लोग नीट में अपने आप को इस काबिल बनाओगे कि वो सीट आपको मिले ही मिले, तो आपको बाकी लोगों से कुछ बेटर बनना पड़ेगा ना। अभी थोड़े ना कि एक भी इंडिविजुअल 20 घंटे पढ़ रहा है, आप भी 20 घंटे पढ़ रहे हो, 2 इंडिविजुअल, सीट एक है, अब वो 20 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 21 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, 22 23, आपको अपना टाइम गैप बढ़ाना पड़ेगा। तो ये होता है सर्वाइवल फॉर फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी की जो बेटर है वही सर्वाइव करेगा क्योंकि हमारे पास सोर्सेज लिमिटेड है। सिंपल ये चीज। अब ये वाली जो कंसेप्ट है आपका कि बेटर सर्वाइव करेगा और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, सोर्सेज लिमिटेड है, ये डार्विन ने कहाँ पे समझा? एक उस टाइम पे एक आर्टिकल आया था जिसको लिखा था थॉमस माल्थस साइंटिस्ट ने। थॉमस माल्थस ने एक आर्टिकल लिखा, तो डार्विन जब 5 साल की अपनी जर्नी से आए थे तो कुछ थ्योरीज तो उनके पास भी थी कि एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ थ्योरीज इन्होंने इसके पॉइंट से उठा लिया था, कुछ थॉमस माल्थस के कंसेप्ट लिया और अपनी खुद की एक थ्योरी बना दी थी इन्होंने। तो ये जो बेटर सर्वाइव वाली है थॉमस माल्थस की थ्योरी है, जिनसे डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे, इनकी बात से एग्री कर रहे थे और अपनी इन सब चीजों को मिला के एक नई थ्योरी इन्होंने डेवलप करा दी, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं डार्विनिज्म। क्लियर? डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोवाइडेड विद फेवरेबल वेरिएशन वुड सर्वाइव, जिनके पास फेवरेबल वेरिएशन मतलब
चेंजेस, जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने अंदर चेंजेस करोगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे। दे आर द फिटेस्ट टू फेस द एनवायरनमेंट व्हाइल द अनफिट आर डिस्ट्रॉयड। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है आपकी डार्विनिज्म की, ये आपको समझना है। नेचुरल सिलेक्शन यहाँ से हम लोग आपका कल कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। यहाँ से कल, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगा ना मैम यस। ओके तो बच्चों इस चैप्टर को ना जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करोगे ना उतना अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। थ्योरीज वे में याद रखना। मैम आपने क्या क्या पढ़ा दिया बेटा? एविडेंसेस तक पढ़ा दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आई होप कल ये चैप्टर मैं आप लोगों को फिनिश करा